electromeric effect, the movement of pi electron cloud takes place towards the more electronegative atom. Pi electron cloud movement takes place on the more electronegative atom in the presence of attacking reagent. Under the presence of attacking reagent, the formation of polar covalent bond takes place. Okay, एडिशन हो जाती है एक तरह से, अटैकिंग रिएजेंट जाके अटैक कर जाता है स्पीशी के ऊपर, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब एक तरह से साइमल्टेनियसली प्रोसेस टेक्स प्लेस करती है। जैसे अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा, ठीक, वहां से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव कर जाएगा टुवर्ड्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड आफ्टर दैट द अटैक ऑफ द रिएजेंट विल टेक्स प्लेस either on that particular atom on which the electron cloud moves or on the other atom which becomes electron deficient. Okay, and depending upon the site of the attack of the attacking reagent, मतलब attacking reagent कहाँ पे अटैक कर रहा है, क्या उस एटम के ऊपर अटैक कर रहा है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूवमेंट टेक्स प्लेस हो रही है, या अनदर एटम के ऊपर मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को दो कैटेगरीज में बेटा डिवाइड किया गया है। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दैट इज प्लस ई इफेक्ट, ठीक है, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कब होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कब होता है, ध्यान से सुनना है बेटा। जब पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूवमेंट और अटैक ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, समझ रहे हो, व्हेन द अटैक ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट एंड मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड टेक्स प्लेस ऑन सेम एटम, देन द इफेक्ट सो प्रोड्यूस्ड is known as electromeric effect. Which type of electromeric effect? Positive electromeric effect. When the attack of the attacking reagent and the movement of pi electron cloud takes place on same atom, then the type of effect produced is known as positive electromeric effect. It can be represented as, for example, this is your substrate, ये आपका सबस्ट्रेट है कोई, ठीक है, और यहां से मैं बोल रहा हूं कि H पॉजिटिव आयन एज अटैकिंग रिएजेंट इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, H पॉजिटिव आयन, ठीक है, तो लेट इट बी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कार्बन एटम के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तो सेम है यहाँ पे, लेट इट बी, चाहे आप जिसके ऊपर मर्जी उसको मूवमेंट करवा सकते हो। तो यहाँ पे जब इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जब प्रोड्यूस होगा, हम कहेंगे कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ये H पॉजिटिव आयन उसी एटम के ऊपर अटैक करेंगे जिस एटम के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट कर रहा है, दैट इज इसी एटम के ऊपर, इस तरह से। और आपके पास यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकटायन, कार्बन के ऊपर एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस दूसरे के ऊपर आपका H पॉजिटिव आयन ने अटैक किया है, तो ये आपके पास आगे इंटरमीडिएट बन जाएगा, समझ रहे हो, रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसको हम बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इज नोन एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दैट इज व्हेन द अटैक ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड takes place on the same atom, then it is known as a positive electromeric effect. Okay, now the second one is minus E effect. Beta, negative electromeric effect is produced when the attack of the attacking reagent and movement of pi electron cloud takes place on different atoms in the substrate. सबस्ट्रेट में मूवमेंट किसी और एटम के ऊपर हो रही है, ठीक है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी और एटम के ऊपर शिफ्ट कर रहा है, अटैकिंग जो रिएजेंट है वो किसी और एटम के ऊपर अटैक कर रहा है और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी और एटम के ऊपर मूवमेंट कर रहा है, तो वहां पे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज माइनस ई इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कंपाउंड है, जैसे ये है, कोई भी है इस तरह से, इसके ऊपर आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है विच इज इलेक्ट्रॉन रिच, कोई भी हो सकता है, जैसे साइनाइड आयन मान लीजिए, Cn नेगेटिव आयन्स, ठीक है, तो होगा क्या,
ऑक्सीजन आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन साइनाइड आयन एज न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे। पिछले केस में जो आपने H पॉजिटिव आयन ऐड किए वो अटैकिंग रिएजेंट की टाइप कौन सी थी? दैट वाज इलेक्ट्रोफाइल। उसने उस एटम के ऊपर अटैक करना था जो इलेक्ट्रॉन रिच होता, तो वहां पे अटैक ऑफ द रिएजेंट एंड मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम एटम के ऊपर टेक्स प्लेस करके वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या होगा? अब जो अटैक होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कौन सा होता है? जहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव कर रहा है, मतलब फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट अवे, जिसके विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवे जा रहा है, दूर जा रहा है। तो मीन्स टू से अब इस आयन का जो अटैक होगा वो कार्बन एटम के ऊपर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में आपके पास ये बन जाएगा, ये अटैक हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो गया। इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। इन नटशेल आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, एंड डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ द अटैक ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, it is of two types. One is positive electromagnetic effect, in which the attack of the attacking reagent and movement of the electron cloud takes place on the same atom. And in minus E effect, negative electromagnetic effect, the movement of the pi electron cloud and the attack of the attacking reagent takes place on different atoms, different sites. This is all about the third electron displacement effect, which we call electromagnetic effect. It is a temporary effect because it happens or it is observed only under the influence of attacking reagent. ये सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही ऑब्टेन होता है या ऑब्जर्व होता है, ठीक है जी। In this way you can explain this particular effect of electromagnetic displacement effect. Now the next one is your hyperconjugation effect, or it is also known as no bond resonance, or also known as Baker and Nathan effect. Okay, दो तीन नेम है बेटा इसके, बेकर एंड नाथन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ओके, यहाँ पे ये थोड़ा सा आदत, जितने भी हमने पहले इफेक्ट किए, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किया है, रेजोनेंस इफेक्ट किया है, ये उन तीनों इफेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन जरूरी रहती है, ठीक है जी। सिंगल बॉन्ड जो रहता है दैट इज आप ये कह सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड मूवमेंट टेक्स प्लेस करती है, सिग्मा बॉन्ड मूवमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर। पिछले केसेस में क्या था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो रहे थे, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव कर रहा था फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में भी एक तरह से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही मूव कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर एटम, ठीक है। बट और इंडक्टिव इफेक्ट में जस्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर रहे थे, ठीक है, वहां पे शिफ्टिंग तो नहीं कह सकते, जस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रही थी इलेक्ट्रॉन की टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नाउ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूवमेंट टेक्स प्लेस होती है फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड। कहने का मतलब ये है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उस तरफ जो आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। This is the fourth electron displacement effect, which is known as hyperconjugation. Hyperconjugation effect, और बेटा इसको बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। क्योंकि इस केस में दो एटम्स के बीच में एक तरह से ऐसी कंडीशन राइज हो जाती है कि देयर अपीयर्स नो बॉन्ड,
वहां पे बॉन्ड अपीयरेंस ही खत्म हो जाती है एक तरह से, ठीक है जी, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। और इसको स्टडी किया गया था, बेकर एंड नाथन साइंटिस्ट थे, सो देयरफॉर बाय देयर नेम्स दिस इज आल्सो नोन एज बेकर एंड नाथन इफेक्ट भी बोला जाता है बेटा इसको, और बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है जी। अब इसमें होता क्या है एक्चुअल में, it is the extension form of resonance effect you can say। आप कह सकते हो कि रेजोनेंस इफेक्ट की तरह ही होता है ये, जैसे हम लोगों ने रेजोनेंस इफेक्ट डिस्कस किया जिसको आप मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हो, उसी तरह से होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट में डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की होती है, जैसा कि हम स्टडी करके आए हैं। In the resonance effect, we studied that the delocalization of pi electron takes place. Pi electron movement होती है from one position to other, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, in the hyper conjugation effect के केस में the movement of sigma electron cloud takes place. The movement of sigma electron cloud takes place in this case. यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो टेक्स प्लेस करता है थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स ऑफ डबल बॉन्ड विद सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड, दैट इज जहाँ पे सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन रहती है, आप ये बोल सकते हो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन जहाँ पे रहती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर्स हम लोग डिस्कस करते हैं, आपके पास प्रोपीन की स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन। यहाँ पे ये जो है ध्यान से देखना है, दिस इज सिंगल बॉन्ड, ये आपके सिग्मा बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये है, दिस इज योर प्रोपीन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड फॉलोड बाय कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। अब होगा क्या, अंडर द इन्फ्लुएंस इस केस में क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस मूवमेंट इस कार्बन एटम के ऊपर मूव कर जाएगा, ठीक है। लेकिन साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली जो उससे पहले कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, नॉट कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो है वो मूव कर जाएगा टू द पोजीशन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, दैट इज जो ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, जैसे कि 3 है तो इन तीनों में से कोई भी, या टर्न बाय वन, तो ये बॉन्ड एज अ पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन, कॉन्जुगेशन हो रही है। कॉन्जुगेशन किसकी है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो पिछले वाले केस से जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होगा वो मूव कर जाएगा एज पाई बॉन्ड, ठीक है, टू रिटेन द सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, को रिटेन रखने के लिए। तो यहां से एक हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन में कोई बॉन्ड नहीं प्रेजेंट रहता, एटम्स वहीं पे रहते हैं। आप ये कह सकते हो कि पार्शियल बॉन्डिंग रहती है, पूरा पूरा सिग्मा बॉन्ड जो एक तरह से शिफ्ट कर गया बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, और यहाँ पे इस हाइड्रोजन के ऊपर एक एज अ पॉजिटिव चार्ज राइज हो गया, बाकी एज इट इज यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये आपका जो सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे CH2 ये नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तरह से ये आपका इस तरह का इफेक्ट जो होता है इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। अब नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोला जाता है, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इस कार्बन और हाइड्रोजन एटम में कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एटम एंड दिस हाइड्रोजन एटम, ठीक है, वो मूव कर गया, एक तरह से डिस्प्लेस हो गया, डिसलोकेट हो गया, आप ये बोल सकते हो। तो इसी तरह से जैसे ये एक स्ट्रक्चर बन गई, इसी तरह से सेकंड कार्बन हाइड्रोजन की और थर्ड कार्बन हाइड्रोजन एटम की स्ट्रक्चर, मतलब टोटल 3 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी इसकी प्रोपीन मॉलिक्यूल की, अगर हमने बनानी है। एक हो गया। सिमिलरली सेकंड केस में दूसरा बॉन्ड मूव करवा दीजिए, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। और थर्ड केस में क्या होगा, तीसरा बॉन्ड मूव कर जाएगा, ये बॉन्ड मूव कर गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया CH2 नेगेटिव। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपकी प्रोड्यूस हो जाएंगी इस केस में। क्लियर बेटा, दिस इज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस।
which involves the sigma pi conjugation, which is observed in those species which involves sigma pi conjugation, or where there is a sigma pi conjugation is present. ठीक है, this is called no bond resonance because as you can see in structure, this is 1, 2, 3 and 4. You can see when you observe the structures 2, 3 and 4, 2, 3 and 4, you can see here that there is no bond between one of the carbon hydrogen atoms. तीनों स्ट्रक्चर्स में एक कार्बन हाइड्रोजन पेयर ऐसा है जहां पे कोई सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. ठीक है जी, कार्बन की टेट्रावैलेंट नेचर कंप्लीट रहती है, लेकिन हाइड्रोजन की हाइड्रोजन एक एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम वहां पे प्रेजेंट रहता है. याद रखना है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ डिस्प्लेस हुए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को फ्री नहीं किया एक तरह से, समझ रहे हो. हाइड्रोजन डज नॉट गेट फ्री फ्रॉम द पर्टिकुलर स्पीशी. हाइड्रोजन लीव आउट नहीं करेगा, वो वहीं पे एज इट इज प्रेजेंट रहेगा. जस्ट एक तरह से डिसलोकेशन हुई है, सिग्मा बॉन्ड एक तरह से डिसलोकेट हो गया टुवर्ड्स द कार्बन कार्बन बॉन्ड. ओके, ना तो वो कंप्लीटली पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना, ना ही कंप्लीटली सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहा. ठीक है, तो एक तरह से मतलब इन्फ्लुएंस दोनों के ऊपर रहेगा, कार्बन एटम के बीच में भी और हाइड्रोजन एटम के बीच में भी. ये चीज ध्यान रखनी है आपने. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस. सो फ्री प्रोटॉन हो रहा है, इट इज स्टिल बाउंड क्वाइटली फर्मली टू द पाई क्लाउड एंड हेंस इज नॉट टू फ्री टू मूव. जैसा कि मैंने बताया, ये हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीव आउट कर जाएगा वहां से या लीव आउट कर गया. नो, वो वहीं पे अटैच रहेगा, उसका इन्फ्लुएंस वहीं पे प्रेजेंट रहेगा. जो सिग्मा बॉन्ड मूव किया है उसका इन्फ्लुएंस वहां पे प्रेजेंट रहेगा. क्लियर, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है. अगर बॉन्ड ब्रेक होता ना तब होता है कि बॉन्ड अगर ब्रेक कर जाता है तब एटम मूव कर जाते हैं, आयन मूव कर जाते हैं. लेकिन यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, ब्रेकिंग नहीं हो रही, डिसोसिएशन नहीं हो रही है, जस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रही है. ये चीज का ध्यान रखना बेटा. सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट. अब इनके सिग्निफिकेंस क्या रहते हैं, जो हम लोगों ने चारों इफेक्ट्स किए हैं. रेजोनेंस इफेक्ट आप लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किया, इंडक्टिव इफेक्ट किया और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट किया. इन सभी केसेस में बेटा जो रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, ठीक है, इन दोनों का सिग्निफिकेंस एक तरह से सेम सा रहता है. जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं ये इफेक्ट्स. स्पेशली जो कार्बन फ्री रेडिकल्स और कार्बोकटाइंस वगैरह जो होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंड करती है. जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी. पर कैसे, देखो हो क्या रहा है बेटा, एक्चुअली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टेक प्लेस कर रही है. मान लीजिए अटैकिंग रिएजेंट, मान लो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है. न्यूक्लियोफाइल कौन थे? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज विच देमसेल्व्स आर इलेक्ट्रॉन रिच. मतलब वो उस जगह पे अटैक करेंगे जहां पे सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट प्रेजेंट है. अब यहाँ पे देख लो, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करना चाहता है. तो न्यूक्लियोफाइल ये हाइड्रोजन है, H पॉजिटिव आयन है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगी जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा. मान लीजिए अब इस केस में क्या हो रहा है, मान लो अटैकिंग रीजन अटैक कर रहा है, लेकिन जैसे ही अटैक होगा वो मूवमेंट टेक्स प्लेस हो जाएगी वहां पे, ठीक है, डिसलोकेट हो जाएगा, वो डीलोकलाइजेशन हो जाएगी. मतलब ये एक तरह से पूरा मैकेनिज्म इस तरह से एक्ट करता है जैसे मान लीजिए हमने मतलब यू कैन से किसी टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करना है, हिट करना है, ठीक है, लेकिन वो टारगेट जो है वो मूवेबल है. जैसे होता है ना वो जो निशानेबाजी गेम होती है जिसमें आर्चरी जिसको बोलते हैं, तीरंदाजी, या फिर जो अदर्स होते हैं जैसे गन वगैरह के साथ जो हम करते हैं. तो उस केस में क्या होता है, अगर टारगेट आपका मूवेबल है, ठीक है, अगर वो मूव करी जा रहा है टारगेट, तो उस टारगेट को हिट करना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, हिटिंग चांसेस कम होते हैं. मतलब वो स्टेबिलिटी हो गई वहाँ पे उस पर, मतलब वो आप ये समझ लो कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव करी जा रहे हैं. मतलब एक फिक्स पोजीशन नहीं है, ना तो इलेक्ट्रोफिलिक साइट पोजीशन है, ना न्यूक्लियोफिलिक साइट पोजीशन फिक्स्ड पोजीशन पे है. तो वहाँ पे क्या होगा, उस पर्टिकुलर स्पीशी की
जो स्टेबिलिटी होगी वो हमेशा ज़्यादा ही रहेगी। क्यों? क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट उस पर्टिकुलर स्पीशी के ऊपर इजीली अटैक ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब तक उस एक मान लीजिए एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर, जैसे यही है, मान लीजिए इस एटम के ऊपर या इसके ऊपर अटैक हो रहा है, कोई अटैकिंग रिएजेंट इस एटम के ऊपर अटैक करना चाह रहा है। ठीक है, इस केस में ये इस कार्बन एटम के ऊपर अटैक हो रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल कोई अटैक कर रहा है। जब तक वो इस कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेगा तब तक क्या होगा कि मूवमेंट टेक्स प्लेस हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी और पोजीशन पे चला गया, तो अटैकिंग चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो गई वहां पे। तो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी एक पर्टिकुलर रिएजेंट की, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के केस में या एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट के केस में, ठीक है, उस इंटरमीडिएट की जो रिएक्टिविटी होगी वो उतनी कम हो जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी उस केस। और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, कहने का मतलब वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट बनाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पे उस केस में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। इस तरह से ये आपका, आप कह सकते हो कि इफेक्ट्स होते हैं ये, जो मतलब इन्फ्लुएंस डालते हैं किसके ऊपर, डायरेक्टली ऑन द रिएक्टिविटी और यू कैन से डायरेक्टली ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट। ठीक है, जितने भी हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स किए हैं, कार्बोकटाइन, कार्बेनाइंस, ठीक है, किए थे ना पीछे जब आप डिस्कस कर रहे थे फॉर्मेशन होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज के केस में, तो वहां पे होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक, होमोलिटिक में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और हेट्रोलिटिक फिशन जो होती है ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, वहां पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइंस एंड कार्बोनाइंस टेक्स प्लेस होते हैं। ठीक है, तो उस केस में जो उनकी जो स्टेबिलिटी होती है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, प्राइमरी कार्बोकटाइन इज लीस्ट स्टेबल होता है अमंग ऑल द कार्बोकटाइंस, टर्शियरी कार्बोकटाइन मैक्सिमम स्टेबल रहता है। तो टर्शियरी कार्बोकटाइन मैक्सिमम स्टेबलाइज होने के पीछे दो कारण बन जाते हैं, एक इंडक्टिव इफेक्ट आप कह सकते हो, दूसरा ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बन जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, डिसलोकेशंस ज्यादा हो रही हैं। ठीक है जी, ये चीज रहती है। So in this way you can explain the stability of the reaction intermediates depending upon these factors, depending upon these effects. These four effects are responsible for the stability of the reaction intermediates, and these are very very important for explaining the reaction mechanism. Okay beta, so this is all about the effects. In the coming lecture we will discuss about some reactive intermediates in detail, जैसे carbocations and their stability, carbanions and their stability, ठीक है, similarly carbon free radicals and their stability. ओके, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद some types of organic reactions, and hence your chapter will gets completed up. ओके बेटा, तो ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है, थोरोली एक बार रिवाइज कर लेना सारे का सारा टॉपिक। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दिस वन जो आपके पास ये हम लोगों ने किए हैं इफेक्ट्स, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फॉर एक्सप्लेनिंग द रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो सारे के सारे इन्हीं इफेक्ट्स के ऊपर बेटा डिपेंड करते हैं। सो इनको अच्छी तरह से एक बार दोबारा से पूरे चारों के चारों इफेक्ट्स को डिटेल में आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है। ठीक है बेटू।